नमस्कार दर्शकों। पीएफआई पर प्रतिबंध लगा दिया गया है और उसके बाद से देश भर में सियासत गर्मा गई है। अगर हम आपको बताते चले कि 240 लोगों को, पीएफआई के लोगों को अरेस्ट किया गया था और छापे भी मारे गए थे। इसमें ईडी का भी, एनआईए का भी रोल था, लोकल पुलिस का भी रोल था और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था। और देर रात को गृह मंत्रालय ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया है। बड़ी बात यह कि के सुरेश, जो केरला से कांग्रेस के एमपी हैं, उन्होंने कहा है कि पीएफआई पर जो प्रतिबंध लगा है उसका तो वो वेलकम करते हैं, लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर भी प्रतिबंध लगना चाहिए। इसके बाद से चर्चाओं का दौर और शुरू हो गया है। कर्नाटका, गुजरात और उत्तर प्रदेश सरकार ने रिकमेंड किया था इस संगठन पर बैन। चर्चा करेंगे हमारे साथ ताजीमदार, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, स्पोक्स पर्सन है डॉक्टर ताहिर चौधरी, स्पोक्स पर्सन है भारतीय जनता पार्टी के। शुरुआत में ताजीमदार से, इस प्रतिबंध को आप किस। देखिए विनोद जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मुझे यहाँ बुलाया और इस पे चर्चा करने के लिए मुझे यहाँ इनवाइट किया। मैं जी इसको इस तरह से देखता हूँ कि अगर आप पूरे भारतवर्ष में देखेंगे जिस तरह का माहौल पिछले 8-10 साल से यहाँ चल रहा है, मैं समझता हूँ कि ये एक सोची समझी साजिश है कि आप जो कम्युनल एक रंग देने की कोशिश पूरे भारतवर्ष में दी गई है, उसके भी आपने दो भाग करके रख दिए। एक तो मेजोरिटी कम्युनलिज्म है, दूसरा माइनॉरिटी कम्युनलिज्म। एक तरफ जी आप माइनॉरिटी माइनॉरिटी कम्युनलिज्म के ऊपर आप पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने की बात करते हैं, लेकिन जी दूसरी तरफ मेजोरिटी कम्युनलिज्म जो लोग फैला रहे हैं, उसको आप कलेक्टिव कॉन्शियंस का नाम देकर बड़ी आसानी के साथ आप उसको जो है वो कारपेट के नीचे कर देते हैं। कम्युनलिज्म जी किसी भी किस्म का हो, चाहे मेजोरिटी हो चाहे माइनॉरिटी हो, वो किसी भी देश के लिए अच्छा नहीं है। और हमारा ये जी मानना है कि पूरी तरह से इसके ऊपर लोग संजीदगी होनी चाहिए। ये सिर्फ मजहब की बुनियादों पर ही देखकर आप कोई अगर गलत कर रहा है तो आप उस पर एक्शन लेना स्टार्ट कर दें। आपने देखा होगा कि हरिद्वार में धर्म संसद जब हुई तो उस वक्त कैसे अल्फाज निकाले गए कुछ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। आज भी कुछ ऐसी संस्थाएं हैं यहाँ पे जो मुस्लिम जो यहाँ के हैं उनके बारे में क्या सोच रखते हैं, किस तरह से उनके खिलाफ बयानबाजी की जाती है। लेकिन अफसोस तब होता है कि जब उन ऐसी संस्थाओं के खिलाफ कोई एक्शन नहीं दिया जाता, जहां पैगंबर इस्लाम के बारे में बोला जाता है, कुरान के बारे में बोला जाता है, मुसलमानों का पूरी तरह से खत्म करने की बात की जाती है। तो ये दोहरा मापदंड है, दोहरा रवैया है। हम चाहते हैं कि मुल्क के अंदर किसी भी तरह का कम्युनलिज्म, चाहे वो मेजोरिटी हो चाहे वो माइनॉरिटी हो, वो नहीं होना चाहिए। और इसके ऊपर दोनों तरफ आपको कार्रवाई करनी चाहिए, जिससे समाज के अंदर, देश के अंदर एक अच्छी सोच पर पैदा हो सके, जिसके अंदर हम और गलत जो करे उसके खिलाफ कार्रवाई हो। लेकिन अफसोस ये है कि ये सारी कार्रवाई जो है वो एक तरफा ही दिखती है। हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, और वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। इस वक्त हमारे मुल्क में इसी तरह का माहौल है। और मैं ये जो गलत करे उसके खिलाफ कार्रवाई हो, चाहे वो माइनॉरिटी कम्युनलिज्म वाला हो चाहे वो मेजोरिटी कम्युनलिज्म वाला हो। अगर आप दोनों तरफ से डंडा एक किस्म का चलाना स्टार्ट करेंगे, मुझे लगता है देश का माहौल जो है वो सुधरना स्टार्ट हो जाएगा। डॉक्टर साहब, इनका कहना है कि दोहरा मापदंड इख्तियार कर रही है सरकार, दोहरा मापदंड इख्तियार कर रही देखिए ना, जहाँ तक ये इशू सामने आया और 240 लोगों को अभी तक अरेस्ट किया गया है पीएफआई की तरफ ऑर्गेनाइजेशन के, मुझे लगता है कि हमारी एजेंसीज ने, हमारी जो सीआईडी के विंग है और भी जो एजेंसीज हैं देश की, उन्होंने प्रॉपर ढंग से वेरीफाई किया होगा। सरकार ऐसे भी किसी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर हाथ नहीं डालती है जब तक उनके पास पुख्ता सबूत ना हो। बहुत सारी चीजें देखी गई होगी और बहुत सारी चीजें सामने आई होंगी, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हुई होगी, तब जाके ये फैसला लिया गया है गवर्नमेंट की तरफ से। मुझे लगता है ऐसे लोग किसी भी समाज के हों, किसी भी रिलीजन के हों, अगर ऐसी चीजें सामने आती हैं तो ऐसे लोगों को नहीं बख्शना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग देश का माहौल खराब करते हैं। एक बड़ा गलत मैसेज आता है पूरी कंट्री में। और सरकार जो भी डिसीजन लेगी ऐसी एजेंसीज के लिए, ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, ऐसे लोगों के लिए, मुझे लगता है अच्छा होगा। और आने वाला टाइम जो देश के लिए होगा बेहतर होगा। और इससे और भी बहुत सारे ऐसे लोग जो इस तरह की चीजें प्लान आउट करते हैं या ऐसे संगठन बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं, उनको एक मैसेज आता है कि देखो उनके साथ ऐसा किया गया है, सरकार की तरफ से ऐसे कदम उठाए गए हैं और हम करेंगे कि हमारे साथ भी ऐसा होगा। एक अच्छा पॉजिटिव मैसेज आता है। बाकी सरकार सब कुछ देख रही है और जो भी डिसीजन सरकार लेगी उसका हमें वेलकम भी करना चाहिए।
डॉक्टर साहब इनका कहना है कि मिनॉरिटी को तो किया जा रहा है। नहीं देखिए विनोद जी, मैं एक चीज आपको बता दूं, चाहे माइनॉरिटी हो चाहे मेजोरिटी के लोग हों चाहे किसी भी समुदाय के लोग हों देश में, ऐसी कोई बात नहीं है। सरकार के लिए सभी लोग बराबर हैं, प्रधानमंत्री साहब के लिए सभी लोग बराबर हैं। ये एक रंग देने के लिए इस तरह की अगर अपोजिशन के लोग या रीजनल पार्टीज के लोग अगर बातें करते हैं तो ये बातें कहीं स्टैंड नहीं करती हैं। सरकार के लिए पूरे हिंदुस्तान के जो 135 करोड़ जनता है, चाहे उसमें हिंदू आते हैं, मुसलमान आते हैं, सिख आते हैं, ज्यूइश आते हैं, जैन आते हैं, बौद्ध धर्म के लोग आते हैं, कोई भी आता है, लेकिन जब उनमें से कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई ऐसा काम करती है जिससे लगता है कि देश के लिए, देश के अवाम के लिए खतरा है, तो उसके लिए सरकार ऐसे फैसले लेती है। और जब ऐसे फैसले लिए जाते हैं तो सरकार एक दिन दो दिन में नहीं लेती है, इन चीजों को बड़े लंबे टाइम के साथ सरकार देखती है, बड़े लंबे टाइम से इनकी इन्वेस्टिगेशन होती हैं, एजेंसीज अपनी रिपोर्ट देती है, तब जाके इस तरह के फैसले लिए जाते हैं। तलीम साहब, आप पार्डन, मैं सुन नहीं पाया आप क्या कह रहे हैं। वो 22 लगाया गया। नहीं देखें, मैं इस चीज के लिए बैन क्यों लगाया गया, क्या हुआ, मैं उसकी डिटेल में नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन मैं एक चीज ये कहना चाहूंगा कि कोई भी गलत करे। अभी डॉक्टर साहब ये कह रहे थे ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने इन्हें काफी एग्जांपल्स दी हैं जिसमें जहां पे इस वक्त माइनॉरिटीज के ऊपर किस तरह से जो है वो एक तरफा उनके ऊपर प्रेशर बनाने की, उन्हें डराने की, उन्हें धमकाने की कोशिशें की जाती हैं। जहां कब्रिस्तान और शमशान की बातें गवर्नमेंट की तरफ से और गवर्नमेंट के लोग करें, जहां पे अफसोस तब होता है जब कपड़ों की पहचान करने के लिए लोगों को ये बताया जाए लीडरशिप की, हायर लीडरशिप की तरफ से कि आप पहचान लीजिए कौन से लोग हैं। दुख होता है उस वक्त। हम चाहते हैं कि देश का माहौल सुधारने के लिए, देश का जो एकता और अखंडता को कायम रखने के लिए कोई भी गलत करे, किसी भी मजहब से हो, उसे कोई भी छूट जो नहीं दी जानी चाहिए। लेकिन जिस तरह से खुली छूट एक तरफा इस वक्त दी जा रही है कुछ लोगों को एक ही कम्युनिटी, बिलखसूस मुसलमानों के खिलाफ बोलने की इस देश के अंदर, मैं समझता हूं वो दुर्भाग्यपूर्ण है। और उसके लिए गवर्नमेंट को खुली तरीके से बाहर आना चाहिए और उन्हें मेजॉरिटी कम्युनलिज्म को जो एक बढ़ावा देने की कोशिश की जाती है उसे नहीं देना चाहिए। वहां उसको आप कलेक्टिव कॉन्शियस का नाम देकर नकार दे और कहें नहीं ये कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है। मैं समझता हूं कि आज भी अगर आप देखेंगे, परसों का मैं बयान देख रहा था यति नरसिंहानंद जी का, कि किस तरह से उन्होंने मुसलमानों के खिलाफ, कुरान के खिलाफ, प्रॉफिट के खिलाफ किस तरह से, और आज भी अगर वो किसी संगठन से अगर ताल्लुक रखते हैं तो उसको क्यों नहीं बैन किया जाता है। डॉक्टर साहब, उन्हें उसे भी बैन कर दिया जाना चाहिए। आप उन लोगों को क्यों अवॉइड करते हैं जो देश की एकता के खिलाफ है, जो देश के माहौल को खराब करना चाहते हैं। मैंने पहले कहा कि अगर पीएफआई ने कहीं कोई गलती की है उसका वो खमियाजा भुगते, हमें कोई नहीं है, लेकिन जस्टिस जो है वो दिखना चाहिए सब लोगों को, तभी जाके देश को हम अपने एक अच्छा देश बना पाएंगे। लेकिन डॉक्टर साहब, आप ये मानते नहीं है कि जो डिसीजन है बैन करने ये बायस नहीं? मैंने कहा कि अगर पीएफआई की तरफ से कुछ ऐसे काम किए गए हैं, केरला की अगर आप बात करें, क्योंकि पर्टिकुलरली इस ऑर्गेनाइजेशन का ज्यादातर इन्फ्लुएंस जो है वो केरला में पाया जाता है या साउथ में पाया जाता है, और साउथ में तो राष्ट्रीय स्वयं से आरएसएस और वो दोनों एक लॉगर हेड्स पे रहते हैं हमेशा। आरएसएस ने भी वही काम किया है वहां पे साउथ में जो काम पीएफआई ने किया है, तो वाकई उन दोनों ऑर्गेनाइजेशन को वहां बैन कर देना चाहिए था, क्यों नहीं किया जाता है। वहां तो जो रोल पीएफआई ने माइनॉरिटी कम्युनलिज्म का चलाया, वहां पे तो आरएसएस ने मेजॉरिटी कम्युनलिज्म का रोल प्ले किया। वहां तो बिल्कुल उन दोनों को कड़ी कार्रवाई दोनों के खिलाफ, संस्थाओं के खिलाफ होनी चाहिए। अब एक संस्था क्योंकि वो गवर्नमेंट से जुड़ी हुई है उसको आप खुली छूट दे देंगे, उसकी आप कुछ नहीं करेंगे, दूसरों को आप जो है वो उनके ऊपर आप हर तरह का प्रतिबंध भी लगाएंगे। आप अच्छा है, आप लगाइए, लेकिन हमारा ये कहना है कि दोहरा मापदंड मत रखिए। आप लाठी बराबर चलाइए सबके ऊपर, जो गलत करता है उसके ऊपर लाठी चलाइए और देश का माहौल सुधारने के लिए कोशिशें कीजिए, और हम आपको उसमें सपोर्ट भी करेंगे जो गलत है उसके खिलाफ कार्रवाई करवाने में। लेकिन जस्टिस जो है दिखना चाहिए लोगों को, सिर्फ किताबों में नहीं होना चाहिए कि एजेंसीज ने कह दिया, उसने बोल दिया, इसने रिपोर्टिंग कर दी, उसने ये कर दिया। तो मुझे लगता है कि इसके ऊपर भी सरकार को, गवर्नमेंट को तवज्जो देनी चाहिए, और ये मेजॉरिटी और माइनॉरिटी कम्युनलिज्म दोनों को किस तरह से खत्म किया जाए इसके ऊपर कोशिशें करनी चाहिए सब। डॉक्टर साहब ने कह दिया है कि आरएसएस पर भी प्रतिबंध लगना चाहिए, कोई खास आंसर नहीं है उन्हें केरला की। विनोद जी देखिए, आरएसएस को इस ऑर्गेनाइजेशन से जोड़ने का कोई मतलब नहीं बनता है। एक नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, और आरएसएस ने आज तक देश में जो काम किया हमेशा जोड़ने का काम किया। कहीं पे भी किसी भी राज्य में कहीं पे भी
हालात खराब हुए, फ्लड आया, भुखमरी का टाइम आया, कोई भी कोविड का टाइम आया, आरएसएस ने आगे बढ़ चढ़ के काम किया। आरएसएस ने ऑर्फन बच्चों के लिए जब स्कूल स्टार्ट किए, एजुकेशन का सिस्टम स्टार्ट किया पूरे देश के अंदर, और सेवा भारती के नाम से उसको स्टार्ट किया गया, एक ब्रांच है, और उसमें ये नहीं देखा गया कि इस बच्चे का नाम इमरान है या इस बच्चे का नाम राम है, इस बच्चे का नाम शाम है या इस बच्चे का नाम रहीम है। सबके लिए एक जैसा था। और अगर आप एग्जाम्पल्स देखें तो मैं आपको जम्मू में आरएसएस के जो हमारे सेवा भारती के स्कूल चलते हैं उसमें मुस्लिम्स बच्चे भी पढ़ रहे हैं, हिंदू बच्चे भी पढ़ रहे हैं, और वो बच्चे पढ़ रहे हैं जिनके पेरेंट्स ही नहीं है, वो बच्चे पढ़ रहे हैं जिनके पेरेंट्स को मिलिटेंट्स ने मार दिया। फिर उन बच्चों के बीच में ये देखा जाता है कि कौन से बच्चे इंटेलिजेंट हैं, उनको प्रोफेशनल कॉलेजेस में भेजा जाता है, सारा खर्चा आरएसएस उठाती है। जिनके ऑपरेशन करवाने के जिनके पास पैसे नहीं होते उनकी ट्रीटमेंट्स करवाई जाती हैं। बहुत बड़ा सिस्टम है आरएसएस का, एक समुंदर की तरह ये ऑर्गेनाइजेशन काम करती है। और जहां तक मैंने आरएसएस को देखा है, अंदर जाके देखा है, वहां पे कभी ये नहीं देखा गया कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये सिख है, ये ईसाई है। सबको एक रास्ते पे लेके चलते हैं और सब कुछ एकदम क्लियर है। कभी भी देश के खातिर, देश को नुकसान पहुंचाने की खातिर आरएसएस में कभी ये नहीं चीज सिखाई गई, भाईचारा सिखाया गया। मुझे ये एहसास है कि दिल्ली में जब हालात कभी खराब हुए तो आरएसएस ने कितना काम किया। देश के और राज्यों में जहां जहां कभी ऐसी चीजें हुई, ऐसे दंगे हुए, तो आरएसएस की ऑर्गेनाइजेशंस आ गई उन हालात को ठीक करने के लिए। तो आरएसएस का वर्किंग का तरीका, समझाने का तरीका, हर ढंग से आरएसएस का काम करने का तरीका अलग है। मुझे लगता है कि आरएसएस के ऊपर इस तरह का सवालिया निशान उठाएं तो बड़ी गलत बात होगी। और हाल ही में आपने देखा कि दिल्ली में भी हमारे जो आरएसएस के हेड हैं मोहन भागवत साहब मस्जिद में गए थे, वहां के इमाम्स के साथ मिले। मैं कहता हूँ हमारा जो सिस्टम है आरएसएस का, अगर उस रास्ते पे सभी चलने शुरू हो जाएं तो मुझे लगता है कि बहुत सारी चीजें इंप्रूव की जाएंगी, देश को बेहतरी के रास्ते पे लाया जा सकता है, कि नया जो हिंदुस्तान का ख्वाब है वो पूरा किया जा सकता है। लेकिन बदकिस्मती रहती है कि हमारे समाज में कुछ ऐसे लोग हैं, चाहे आप इस ऑर्गेनाइजेशन की बात करो जिसके ऊपर बैन लगा है, बहुत मैं कहता हूँ बहुत कम परसेंटेज में ऐसे लोग हैं जो कुछ ऐसा ना ऐसा कुछ ना कुछ कर देते हैं देश के खिलाफ, देश की सुरक्षा के खिलाफ, हालत खराब करने के खिलाफ कर देते हैं। तो उसका खमियाजा पूरे एक मुस्लिम समाज के ऊपर लोग शक की नजर से देखते हैं। लेकिन ऐसे लोगों को नहीं बख्शना चाहिए, मैं ये कहूंगा। और ऐसे लोग हैं, ऐसे काली बेड़े हैं हम लोगों के बीच में जो कुछ ना कुछ ऐसा करती हैं और निशाने में हम सभी लोग सामने आते हैं। राजीव डॉक्टर साहब, उन्होंने कहा है, डॉक्टर साहब ने कहा है भारत ही नए भारत किया जा सकता है। आप कितना सहमत हैं? देखें, आरएसएस एक सोच का नाम है और उस सोच के ऊपर वो काम करते हैं। अगर आप उनका लिटरेचर किस तरीके से उन्होंने देश के हित के लिए, हर एक आदमी सिर्फ आरएसएस ही नहीं है, बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हिंदुस्तान में हैं जो बड़ी ही अच्छे तरीके से काम कर रही हैं और बिला लिहाज मजहब मिल्लत काम कर रही हैं। बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन यहाँ हिंदुस्तान में हैं। अब आप इस वक्त जो केरला के पर्सपेक्टिव में अगर हम बात करें कि जहां पे पीएफआई में आपने बैन लगाया है, वहां की अगर आप स्टडी करेंगे पूरी तरह से, अगर आप देखेंगे वहां पे जो जंग है, जो लड़ाई है, वहां पे मेजोरिटी माइनॉरिटी हिंदू वर्सेस मुस्लिम करके रख दिया है केरला के अंदर। उसको एक लेबोरेटरी बनाने की कोशिश की गई है और उस जंग के अंदर, उस लड़ाई के अंदर केरला में जिस तरह के हालात पैदा किए गए हैं उसमें तो आरएसएस सफे अव्वल पे है। आप दिल्ली में, जम्मू में अच्छा काम कर रहे हैं, जिसका मतलब थोड़ी आप केरला में भी वही कर रहे हैं। आपने केरला में जो किया, हमारा ये मानना है कि वहां पीएफआई ने जो एक स्टैंड लिया, वो स्टैंड उसी गलत स्टैंड पे जो अगर कोई उन्होंने माइनॉरिटी कम्युनलिज्म पे उतरे हैं तो उसके लिए भी, उसका बढ़ावा देने के लिए भी वहां पे ऑर्गेनाइजेशन जो काम कर रही थी वो सामने था। वो छुपी हुई बात थोड़ी है। केरला में क्या किस तरह के हालात पैदा हुए हैं, किस तरह से वहां पे एक टेम्पर जो है, कम्युनल टेम्पर्स को बढ़ाया जा रहा है, ये सब चीजें हैं। हम चाहते हैं कि किसी भी तरह का कम्युनल जो जहन रखने वाले लोग हैं, वो चाहे किसी भी मजहब से ताल्लुक रखने वाले हों, उनको डिस्करेज करने की जरूरत है इस देश के अंदर। अगर उन्हें डिस्करेज किया जाएगा तो देश हमारा मजबूती से आगे बढ़ेगा और तमाम लोग कब ये सोच, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये आपस में भाई भाई वाली सोच लेके आगे चलें जो महात्मा गांधी जी ने यहाँ पढ़ाया था, और अच्छे तरीके से हम आगे लेके चलें, तभी आप देश के अंदर इसको बढ़ा भी सकते हैं। जिसको आप विश्व गुरु बनाना चाहते हैं वो तभी बन पाएंगे जब देश के हर एक नागरिक को आप ये एहसास करवाएंगे कि आप इस देश के हो। आप कहीं ऐसा लोगों को ना सोच देने की कोशिश करें कि कोई आदमी अपने आपको सेकंड क्लास सिटीजन महसूस करना शुरू करे। कभी आप ये कहते हैं कि हम यहाँ पे किसी तरीके से एक ही राष्ट्र को, एक ही निर्माण करने की, एक ही तरह का सिस्टम बनाने की कोशिश करते हैं, कुछ लोग ऐसी आवाजें उठाते हैं, तो उन आवाजों को दबाना चाहिए। मेरी गुजारिश ये रहेगी डॉक्टर साहब से कि जो लोग गलत करते हैं, चाहे वो किसी भी मजहब के हों, उनके खिलाफ
जो लोग देश का माहौल, मैं कहता हूं सबसे बड़ा देशद्रोही वही है जो हिंदू और मुसलमान को आपस में लड़वाने की कोशिश करता है। हमारा सबसे बड़ा दुश्मन देश के अंदर बैठा है, चाहे वो गंदी सोच रखने वाला मुसलमान हो या गंदी सोच रखने वाला हिंदू हो या सिख हो या ईसाई हो, जो आपस में लड़वा के समाज को तोड़ना चाहता है। हमें सबसे बड़ा चैलेंज वो है अंदर। बाहर वाले दुश्मन से हम निपट लेंगे जो बॉर्डर्स के बाहर हैं, उसके लिए हमें निपटने के लिए हम सब इकट्ठे हैं, लेकिन जो देश के अंदर रहकर देश को तोड़ना चाहते हैं, देश को विभाजन करना चाहते हैं मजहबी बुनियादों पर, कास्ट क्रीड रिलीजन की बुनियादों पर, ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करना और ऐसे लोगों के ऊपर लगाम लगाना सरकार का काम है। और सरकार को लगाम बिना लिहाज मजहब मिल्लत, बिना बायस्ड अप्रोच रखे हुए लगानी चाहिए। तहसीलदार साहब की जो मैंने तब्बुल का देखा, उसमें साफ जाहिर है कि कहीं ना कहीं सरकार डबल स्टैंडर्ड इख्तियार करे। क्यों डॉक्टर साहब? देखिए, सरकार की तरफ से कभी डबल स्टैंडर्ड्स के बारे में नहीं देखा जाता। बहुत बड़ा देश है, 135 करोड़ की जनता है, और सरकार का बड़ा एक बैलेंस सिस्टम रहता है। हमारी एजेंसीज का काम करने का तरीका, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस का काम करने का तरीका, हर चीज को मद्देनजर रखते हुए, और किसी के ऊपर भी ऐसे हाथ सरकार नहीं डालती है, हमारी एजेंसीज नहीं डालती हैं, जब तक उनके पास प्रॉपर ढंग से इन्वेस्टिगेशन नहीं होती है, सारा रिकॉर्ड नहीं होता है कि कौन ऑर्गेनाइजेशन क्या काम कर रही है। जब ये चीजें सामने आती हैं तभी इन ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर हाथ डाला जाता है सरकार की तरफ से। और मुझे लगता है कि सरकार बहुत अच्छे स्टेप्स ले रही है, बड़े अच्छे ढंग से काम कर रही है। जो भी लोग इन्वॉल्व हो, चाहे उसमें कोई भी हो, अगर कोई ऐसा काम करता है कि देश के खिलाफ होता है और देश को नुकसान पहुंचाने की बात की जाती है, उसमें कोई भी इंसान हो, किसी भी रिलीजन का हो, सरकार का उसके ऊपर जो फैसला होगा बड़ा कड़ा होगा, और ऐसे लोगों को सरकार कभी भी नहीं बख्शेगी, चाहे कभी भी कुछ भी हो जाए। तजीम साहब, आपको लगता है कि सरकार की तरफ से बदलाव बिल्कुल ठीक है, नहीं बैठते हैं और सेक्युलरिज्म की तरफ जाते हैं? विनोद जी, मैं आपकी आवाज सुन नहीं पा रहा हूँ सही पूरी तरह से। तजीम साहब, मैं ये आप हूँ, केंद्र सरकार की नीतियों और नीयत इस दिशा में जारी है कि देश में सेक्युलरिज्म पनपे। देखें, अगर ऐसा मरकजी हुकूमत ऐसे इकदाम उठाती है कि जिससे सेकुलरिज्म को बढ़ावा मिले, हम मरकजी हुकूमत का इसमें पूरी तरह से साथ देंगे। लेकिन फिलहाल ऐसा दिखता नहीं है। जब वो शुरुआत करेंगे तो हम पहले ही उनके साथ सफ़े अव्वल में खड़े रहेंगे, उनका हाथ बढ़ाने के लिए, इस के देश में सेकुलरिज्म बढ़े, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में इकट्ठे रहें, एक दूसरे को समाज में कोई ना बांटे। अगर मरकजी हुकूमत ऐसा दिखने में अगर ऐसा आता है तो जरूर हम इनिशिएटिव करेंगे। लेकिन जब हम ये देखते हैं कि मरकजी हुकूमत, सेंट्रल गवर्नमेंट में एक भी मुसलमान मंत्री आपको नजर नहीं आता है, तो हमें लगता है कहीं ना कहीं दुख होता है कि यार क्यों नहीं है। कोई ना कोई तो मंत्री, एक यहाँ 20% या 19% या 15% की पॉपुलेशन लेके हम बैठे हैं और मरकजी हुकूमत में हमारा एक भी कोई मंत्री मुसलमान ऐसा नहीं है जो रखा गया हो, तो फिर दुख तो होता है, फिर दुख होना जायज है। और दुख तो अपने ही लोगों से होता है, अपने देश के लोगों से होता है कि ऐसी सोच क्यों है, ऐसा सोच क्यों है। अब आप पूरे हिंदुस्तान में जितने एमएलए और एमपीज हैं, एक आज रिसेंटली राज्यसभा में आपने जम्मू कश्मीर से एक भेजा, अच्छा किया, एक चेहरा, लेकिन उससे पहले कोई भी चेहरा नहीं था। एक आदमी को आपने राज्यसभा में रखा, बाकी सब बाहर हैं। एमएलए कोई आपका मुसलमान नजर नहीं आता, एमएलसी आपका कोई नजर नहीं आता, एमपी आपका कोई नजर नहीं आता। तो ये दुख होता है इन चीजों से। इसमें तभी हो पाएगा अगर आपने, ऊपर वाले ने इस वक्त ताकत दी है मरकजी हुकूमत को, और उस ताकत के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती हैं, और लोगों को यकीन, समाज के हर वर्ग को ये यकीन दिलाना है कि हम आपके साथ हैं और आपके साथ खड़े हैं। लेकिन अगर कैंपेनिंग के दौरान यूपी में कोई बड़ी हस्ती, अगर पॉलिटिकल लीडर ये कहे कि कब्रिस्तान और शमशान की बात करे, कपड़ों की बात करे, दुख होता है। क्योंकि देश हमारा है, इस देश के साथ हमने, हमारे बुजुर्गों ने, हमारे पूर्वजों ने खून दिया है इस देश को खड़ा करने में। इस देश की एकता के लिए हम लोग हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे, और इस सोच को बदलने की जरूरत है सियासी तौर पर। और तभी हम खड़े हो पाएंगे जब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है, भाई भाई का नारा देंगे, एक कंधे से कंधा मिलाकर आगे चलेंगे। और जो हम विश्व गुरु का सपना देखते हैं कि ये देश पूरे वसुदेवाय कुटुंबकम का हम नारा देते हैं, पूरे देश में हम ये कहते हैं कि पूरी दुनिया में भारतवर्ष के आगे निकलेगा, वो तभी निकल पाएगा जब आप तमाम समाज के हर वर्ग को साथ लेके चलेंगे। मेरी ये अपनी तरफ से एक सोच है और कहना है, और मुझे लगता है कि इस सोच के साथ सब मुत्तफिक ही होंगे। कोई ऐसा शख्स नहीं होगा जो इस सोच से अलग रखता होगा कुछ सोच। बहुत बड़ी बात कि आप पार्टी में मिनॉरिटी को रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रही है, कोई मंत्री नहीं है। जी जी जी, विनोद जी, हमारी पार्टी सबको साथ लेके चलती है।
प्रधानमंत्री साहब ने हमेशा कहा सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। जहाँ तक सरकार में मुस्लिम चेहरों की बात की जाती है, मुस्लिम चेहरे सरकार में हैं और हर स्टेट में हैं, हर स्टेट में काम कर रहे हैं और उनको अच्छी अच्छी पोजीशंस पे रखा गया, ऐसी कोई बात नहीं है। और आने वाले टाइम पे जब सेंटर में वो मौसम दोबारा आएगा इंशाल्लाह 2024 में, आपको काफ़ी मुस्लिम चेहरे दिखेंगे। प्रधानमंत्री साहब का मुस्लिम्स की तरफ बहुत पॉजिटिव सोच है और बड़ा झुकाव है। हमेशा आपने देखा दिवाली हो, कोई भी त्योहार हो, उनका श्रीनगर की तरफ, जम्मू कश्मीर की तरफ उनका आना होता है और यहाँ पे आके वो ज़्यादा खुश रहते हैं। तो मुझे लगता है ये जो इनकी तरफ से बात की गई, ये इनका जो गिला है ये इंशाल्लाह आने वाले टाइम पे खत्म हो जाएगा। बहुत परसेंटेज मुस्लिम्स की ज़्यादा दिखेगी आपको सेंट्रल हाई कमांड में, सरकार में भी दिखेगी, क्योंकि प्रधानमंत्री साहब और उनकी टीम इस चीज़ को लेके आगे ही बड़े पॉजिटिव है और अच्छा सोचा जा रहा है मुस्लिम्स के बारे में। और मुझे ये पूरा यकीन है कि जो मुस्लिम्स हैं हिंदुस्तान के, जम्मू कश्मीर के हों चाहे हिंदुस्तान के किसी भी राज्य के हों, हिंदुस्तान में हम लोग महफूज हैं और हम लोग खुशकिस्मत हैं कि हम लोग हिंदुस्तान में हैं। लेकिन वैसे लोग, मैंने पहले ही कहा, हमारे बीच में कुछ काली भेड़ें हैं जो ऐसा ही कुछ काम करती हैं। वो तो काम कर देते हैं 1-2% लोग, लेकिन निशाने पे हम सभी लोग आते हैं, सभी लोग बदनाम होते हैं। वैसे लोगों को पहचानने की जरूरत है और सरकार जो भी ऐसे लोगों के लिए स्टेप लेगी उसमें हमें सरकार के साथ देना चाहिए, ऐसे लोगों को नहीं बख्शना चाहिए। राजीव साहब, 3 बार आगे लगा है, 392 में। मनोज जी, आवाज साफ नहीं आ रही है। मैं ये कह रहा था, देश में सेकुलरिज्म को और क्या कर, यानी कि 20% आबादी जो बिल्कुल विनोद जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। देखें, इसमें आप जब तक इंक्लूसिव सिस्टम नहीं लाएंगे, हमें इस वक्त ये हमेशा जो एक लोगों के अंदर एक इंप्रेशन जो जाता है वो ऊपर से नीचे आता है। अगर लीडरशिप देश की इस वक्त कमान नरेंद्र मोदी साहब के हाथ में है, ये वहां से एक इनिशिएटिव अगर एक बात कही जाएगी तो वो ग्राउंड जीरो तक पहुंचेगी और नीचे तक लोग उस चीज को समझेंगे भी और कहेंगे भी। मुझे आज भी याद है कि जब कुछ हमारे जो ये गोरक्षक के नाम पे कहीं पे कोई ज्यादतियां हो रही थी, तो प्रधानमंत्री ने एक टाइम पे एक बयान दिया था कि अगर आप मारना ही चाहते हैं तो मुझे मारिए, क्यों आप इन बेगुनाह लोगों को मारते हैं, गोरक्षा के नाम पर आप लोगों को मारा जाता है। मुझे लगता है उस वक्त तमाम लोगों ने देश में एक मैसेज गया कि नहीं, प्रधानमंत्री जी इस चीज के लिए बड़े सख्त हैं। लेकिन मुझे लगता है कि कहीं उनके पीछे बैठी हुई ऑर्गेनाइजेशन जो बड़ी बड़ी हैं, उन लोगों ने उनको उस चीज के ऊपर बहुत लताड़ा और उसके बाद उनका मुंह ऐसा बंद किया कि उन्होंने कोई भी एक बात जो है अपने मुंह से नहीं निकाली। उस वक्त मैं ये समझता हूं कि नरेंद्र मोदी साहब कुछ बोलना चाहते हैं, लेकिन कुछ ताकतें हैं जो उन्हें वो नहीं बोलने देती, क्योंकि उससे उनका वोट बैंक खिसकता हुआ नजर आता है। मैं उनकी नीयत के ऊपर, प्रधानमंत्री की नीयत के ऊपर मैं शक नहीं करता कि वो किसी तरह से वो उनकी नीयत के ऊपर मैं शक करूं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ताकतें हैं जो उनको ये चीजें करने पे नहीं करने दे रही हैं, जिसमें मुसलमानों को ये लगे कि हम भी इस देश में जो है वो बराबर के भागीदार हैं। इस वक्त मुसलमानों को एक ही मैसेज दिया जा रहा है कि आप यहाँ के बाहरी हैं। जिस तरह के मैसेजेस दिए जाते हैं, मुसलमानों को ये बावर करवाया जाता है कि आप बाबर की औलाद हैं, आप बाहर से आए हैं, आप यहाँ के हैं ही नहीं। तो ये चीजें दुख देती हैं मुसलमानों को, क्योंकि मुसलमानों ने भी इस देश की आजादी के लिए, इस देश के लिए अपना खून दिया है। और ये ठीक कहा डॉक्टर साहब ने कि हमारा देश, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस देश के हम निवासी जो हैं, ये हमें बहुत ही खुशकिस्मत लोग हैं, हम जो इस देश के हम रहने वाले हैं और इस देश में हम आए हैं, रहे हैं। लेकिन उसके लिए देश की लीडरशिप को एक डिसीजन लेना पड़ेगा, खुल के सामने आना पड़ेगा, ताकि जो तमाम लोगों का जो एक विश्वास है वो लोगों के ऊपर बढ़े और हर आदमी अपने आप को सिक्योर महसूस करे। ताजीम साहब ने बात की, उन्होंने कहा कि गौरक्षा को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बयान दिया तो पूरे देश भर में उसको अप्रिशिएट किया जाता है। कुछ ऐसी ताकतें हैं प्रधानमंत्री को इस तरह के काम। देखिए विनोद जी, प्रधानमंत्री साहब ने उस टाइम पे बयान दिया था ये, और अच्छा बयान दिया था। पूरे देश के लोगों ने उसकी सराहना की थी। लेकिन मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, प्रधानमंत्री साहब को किसी ऑर्गेनाइजेशन का प्रेशर नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है, किसी वोट बैंक का प्रेशर नहीं है कि ऐसा बयान देंगे तो हमारा वोट डिस्टर्ब होगा। बड़े खुले दिल के इंसान हैं वो, नेक नियत से और नेक नियति से काम करते हैं और देश के प्रति उनका सभी समाज के लोगों के लिए
जो एक उनका प्यार है, एक झुकाव है, वो प्रधानमंत्री साहब में है। और 70 साल के बाद एक देश को ऐसा प्रधानमंत्री मिला जिसने देश के अंदर नहीं पूरी दुनिया के अंदर हमने जो नाम कमाया है हमारे देश ने। आज दुनिया की बड़ी-बड़ी कंट्रीज हमारे देश को सलाम करती हैं, झुक के वहाँ के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर बात करते हैं हमारे देश के साथ। ये कोई छोटी बात नहीं है, देश हमारा बहुत तरक्की कर रहा है दुनिया में और ये प्रधानमंत्री की एक पॉजिटिव सोच है कि पूरी दुनिया के साथ एक ऐसे रिलेशंस रखे हुए हैं उन्होंने, जो पहले नहीं थी। ऐसी-ऐसी कंट्रीज़ में उन्होंने पिछले कुछ सालों में विज़िट किया, जहाँ पे हमारे देश के कभी प्राइम मिनिस्टर गए ही नहीं थे। ये उनकी सोच है, लेकिन उनके ऊपर किसी का कोई प्रेशर नहीं है, वो अपने ढंग से, अपने तरीके से काम करते हैं। उनका जो एक विज़न है देश को लेके, देश की जनता को लेके, बहुत पॉज़िटिव है और अगर इस तरह से हम काम करते रहेंगे, प्रधानमंत्री साहब के साए के नीचे, खुदा उनको लंबी उम्र दे, मैं हमेशा ये दुआ करता हूँ, पूरा देश ये दुआ करता है और आने वाला टाइम देश का बहुत बेहतर टाइम है। जब अच्छे काम के लिए आप निकलते हैं, तो रुकावटें आती हैं, छोटी-छोटी रुकावटें आती रहेंगी, लेकिन हमें उसकी परवाह नहीं करनी। जी, डॉक्टर साहब बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। सलीम साहब आपका भी बहुत-बहुत। तो दोस्तों Thank you. बना रहे और धन्यवाद।